नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस क्लास 9 चैप्टर 8 गति पार्ट 1। इस वीडियो में विराम, गति, मूल बिंदु, परिमाण, सदिश, अदिश, सरल रेखी गति, दूरी तथा विस्थापन पर चर्चा करूँगा। साथ साथ जो एनसीईआरटी की बुक में बीच बीच में प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सर्वप्रथम विराम, रेस्ट क्या होता है देखिए। जिस वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता उसे स्थिर अथवा विराम में कहा जाता है। जिस वस्तु की स्थिति, पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता उसे स्थिर अथवा विराम में कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे, कुर्सी, मेज, पहाड़ इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? विराम अवस्था में होते हैं। अब है गति, मोशन। जिस वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। यानी यदि वस्तुओं की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो कहा जाता है वस्तु गति में है। अर्थात किसी वस्तु का समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। किसी वस्तु का समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, शरीर में रक्त का प्रवाह, ये क्या है? सब गति के उदाहरण हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या जो वस्तु विराम अवस्था में होती है वह वास्तव में उसी अवस्था में होती है? ये प्रश्न बहुत तार्किक है कि जो वस्तु विराम अथवा गति में होती है वह वास्तव में उसी अवस्था में होती है। जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं और ट्रेन से बाहर देखते हैं तो बाहर की वस्तुएं हमें गतिमान दिखाई देती हैं। जैसे प्लेटफार्म हमें गतिमान दिखाई देता है जबकि ट्रेन क्या स्थिर प्रतीत होती है। यदि हम प्लेटफार्म पर खड़े हैं तो प्लेटफार्म स्थिर है तथा ट्रेन गतिमान दिखाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की गति की अवस्था अथवा विराम की अवस्था देखने वाले की अपनी स्थिति पर भी निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी वस्तु की गति की अवस्था, किसी वस्तु की गति की अवस्था अथवा विराम की अवस्था प्रेक्षक के संदर्भ में ही बताया जा सकता है। प्रेक्षक की अपनी गति अथवा विराम की अवस्था बदल जाने से गति अथवा विराम की अवस्था बदल जाती है। तो इस प्रकार जो गति की अवस्था है और विराम की अवस्था है वह क्या होती है? सापेक्षिक होती है। मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। यानी किसी वस्तु की जो स्थिति है उसको बताने के लिए निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किमी उत्तर दिशा में है, अर्थात स्कूल की स्थिति बताने के लिए रेलवे स्टेशन को मूल बिंदु माना गया है। यानी यहाँ निर्देश बिंदु क्या है? रेलवे स्टेशन। तो हम यदि किसी व्यक्ति को कह देंगे कि रेलवे स्टेशन से स्कूल 2 किमी उत्तर है तो बड़े आसानी से स्कूल पहुँच जाएगा। अब है परिमाण, मैग्नीट्यूड। किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक छड़ की लंबाई 10 मीटर है। एक छड़ की लंबाई क्या है? 10 मीटर है। तो यहाँ जो 10 है ये क्या है? परिमाण है। और मीटर क्या है? उसका मात्रक। तो किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं, यानी मैग्नीट्यूड कहते हैं। अदिश एवं सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश राशियाँ, जिन भौतिक राशियों में
केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है तथा दिशा डायरेक्शन नहीं होती वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी जिन भौतिक राशियों में केवल मैग्नीट्यूड होता है और दिशा नहीं होती वे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? अदिश कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, कार्य आदि। यानी द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, कार्य आदि को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी व्यक्ति का द्रव्यमान मान लीजिए 50 kg है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 50 kg है, तो यहाँ दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी राशियाँ जो होती हैं क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ। अब हैं सदिश। जिन भौतिक राशियों में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जिन भौतिक राशियों में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग इत्यादि। तो ये विस्थापन, वेग, बल, त्वरण सब क्या है? इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे किसी गांव में कोई स्कूल है और उसकी स्थिति बताने के लिए आप कहेंगे कि रेलवे स्टेशन से 2 किमी उत्तर है या 2 किमी दक्षिण है, तो यहाँ दिशा की भी आवश्यकता होती है विस्थापन या स्थिति बताने के लिए। सरल रेखी गति। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखी गति है। यानी गति का जो सबसे सरल प्रकार है वह क्या है? सरल रेखी गति। वैसे गति वृत्तीय गति भी होती है, वृत्तीय गति और दोलनी गति। दोलनी गति, वृत्तीय गति का मतलब कोई वस्तु वृत्त ऐसे चल रहा है, कोई वृत्त पर चल रहा है, ऐसे वृत्ताकार रूप में चल रहा है, और कोई वस्तु जो है ये दोलन के रूप में दोलन कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो ये हुआ दोलनी गति। और ये कोई वृत्त के आकार में गति कर रहा, तो इसे क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। कोई वस्तु है ये वृत्त के आकार में गति कर रहा, तो इसे वृत्तीय गति कहेंगे। अब तो सरल रेखी गति होती क्या है? किसी वस्तु की एक सरल रेखा के अनुदिश, किसी वस्तु की एक सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखी गति कहते हैं। चित्र में सरल रेखी पथ पर गतिमान वस्तु की स्थिति है। चित्र में यह ओ क्या है? मूल बिंदु या निर्देश बिंदु, और एक वस्तु जो है इस पर गति कर रही है, इसके अनुदिश जो ABC उसकी स्थितियां हैं। अब देखिए दूरी क्या होता है, दूरी क्या है, और विस्थापन। दूरी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं। तो दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होती। अब विस्थापन देखिए। गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। यानी विस्थापन में क्या होता है? परिमाण मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा डायरेक्शन भी होता है। अब हम देखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो चित्र में एक वस्तु की विभिन्न स्थितियां जो एक सरल रेखा के अनुदिश से गतिमान है दिखाई गई हैं। वो ये मूल बिंदु यानी निर्देश बिंदु O से चलना प्रारंभ करती, A पर पहुंचती है, B पर, फिर C पर, फिर ये लौट करके B पर आ जाती है। कहाँ लौट कर आ जाती है? B पर। तो जो दूरी होगी, चली गई दूरी होगी, तो इसकी दूरी होगी O से C प्लस
सी से बी, ये इसकी दूरी है। तो यहाँ मान लीजिए मीटर में है, तो ये हुआ OC 100 मीटर और प्लस CB 10, 20, 30 यानी 30 मीटर, यानी 130 मीटर दूरी तय की। ये कितनी दूरी तय की? पहले 100 मीटर गई, फिर यहाँ से लौटी 10, 20, 30, ये हुए इसकी कुल चली गई दूरी। लेकिन जब विस्थापन की बात आएगी, विस्थापन की बात आएगी तो इसका विस्थापन कितना होगा? इसका विस्थापन OB हुआ, क्योंकि मूल बिंदु से चली इतने विस्थापित हुई, दूरी तो इसकी क्या हुई 130 मीटर, लेकिन विस्थापन कितना होगा? विस्थापन ये 70 मीटर, विस्थापन कितना हुआ 70 मीटर। तो विस्थापन जो है वो दूरी के से कम हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन शून्य कब होगा? जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ से चली, C पर पहुँची, B पर, अब पुनः A पर आते हुए O पर पहुँच गई, तब तो विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन 0 शून्य हो जाएगा। यानी यहाँ से चली C, ABC होती, C पर पहुँची, फिर B पर, फिर A पर, फिर O पर आ जाएगी, तो विस्थापन क्या है? शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी क्या हो जाएगा तब? 100, 200 मीटर हो जाएगी। कम क्या होगी? ये कम तो उदाहरण बता ही दिए, बराबर भी हो सकती है। जैसे यहाँ से C तक पहुँची, तो यहाँ दूरी भी 100 है और विस्थापन भी 100 है। तो विस्थापन दूरी के बराबर हो सकती है, दूरी से कम हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। तो ये है दूरी और विस्थापन में अंतर। यानी इसमें पहला अंतर होगा कि इसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, और इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। ये है दूरी और विस्थापन में अंतर। यह प्रश्न NCERT के बुक के पेज नंबर 110 पर है। तो पहला प्रश्न, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। मान लीजिए वस्तु एक आयताकार, वस्तु क्या है? एक आयताकार मैदान के चारों तरफ गति कर रही है। इसकी लंबाई 20, तो आयताकार, तो ये 20 मान लीजिए 10 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है। तो इसके द्वारा वस्तु द्वारा तय दूरी, वस्तु के द्वारा तय दूरी, वस्तु द्वारा तय दूरी एक चक्कर में, एक चक्कर में वस्तु द्वारा तय दूरी क्या होगा? 20 + 10 + 20 + 10, यानी हो जाएगा ये 60 मीटर। यानी दूरी जो तय की गई है एक चक्कर में, A से चला, B पर पहुंचा, फिर C पर, फिर D पर, और फिर A पर पहुंच गया। तो जो दूरी तय की जाएगी वो क्या होगी? 60 मीटर। लेकिन जब विस्थापन की बात आएगी, विस्थापन की बात आएगी, A से चला है, B पर, फिर C, फिर D, फिर A पर पहुंच गया, तो विस्थापन क्या होगा? शून्य। तो ये इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है,
2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। यानी एक किसान है, 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार, क्या है, एक वर्गाकार है खेत, एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजाएं क्या है, 10 मीटर। तो खेत का परिमाप क्या होगा, खेत का परिमाप 4 गुणे 10 बराबर 40 मीटर, 40 मीटर। एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर में लगा समय बस 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, 40 सेकेंड में चली दूरी और 40 मीटर, इसलिए एक सेकेंड में चली दूरी 40/40 बराबर 1 मीटर। ते हुआ एक सेकेंड में चली दूरी। यानी अब ये हमें ज्ञात करना कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का क्या परिमाण होगा। तो समय क्या है, टोटल समय है 2 मिनट 20 सेकंड, तो हो जाएगा 2 गुणे 60 धन 20 सेकंड, यानी 120 धन 20 सेकंड, यानी बराबर 40, 140 बराबर 140 सेकंड। ये किसान इतने समय में कितना विस्थापन होगा, हमें ये निकालना है। अब 1 सेकेंड में 1 मीटर चलता है, तो इसका अर्थ हुआ कि 140 सेकेंड में चली दूरी कितनी होगी, 140 मीटर। और एक चक्कर में क्या है, एक चक्कर में 40 मीटर, वही परिमाप जो है उसका। तो ये हो जाएगा 40 धन 40 धन 40 धन 20, यानी 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और आधा चक्कर। इसका अर्थ हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर ए है, ए से चलना शुरू करता है, बी पर पहुँचता है, फिर सी पर और फिर डी पर, ऐसे है, फिर ए पर आता है। और इसने कितने चक्कर लगाए, 1 2 3, यानी 3 चक्कर पूरा हुआ, फिर 20, यानी ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो इसका मतलब अर्थ हुआ कि ये सी पर, किसान कहाँ है, सी पर, तो विस्थापन इसका यही AC होगा। विस्थापन क्या होगा, AC। तो विस्थापन AC बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से √AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, यानी AB 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 100 धन 100 बराबर हो जाएगा 200, बराबर इसको 2 गुणे 100, 2 गुणे 100, 10 बाहर आ जाएगा, 10√2 मीटर, 10√2 मीटर, यानी इसका जो विस्थापन होगा 10 × √2 मीटर, यही इसका आंसर है। अब इसमें एक प्रश्न और है
तीसरा, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता, तो ये गलत है, क्योंकि विस्थापन शून्य भी हो सकता है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक, ये भी गलत है, क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है। इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक कभी नहीं हो सकता है, उसके बराबर, उससे कम हो सकता है। नमस्कार।